वस्त्र पहने हुए। हालांकि अगर वो उसे नहीं पकड़ पाते हैं तो उसे अंततः ये जगह मिल जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो ये एक बड़ी समस्या बन जाएगी। ये जगह उनकी योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण थी और वो नहीं चाहते थे कि ये इतनी आसानी से नष्ट हो जाए। उनकी निगाह शिरीन पर लौट आई, जो शीशे पर दिख रही थी। उसने 10 अलग अलग घरों की तलाशी कर ली और जल्द ही उनकी हवेली की खोज करने वाली थी। वो एक बहुत ही विस्तार उन्मुख व्यक्ति थी, इसीलिए यदि वो यहाँ पहुंचती है तो उसे भूमिगत महल मिलने की संभावना सबसे अधिक थी। बड़े वजीर ने अपनी मुट्ठियां जकड़ ली और उसकी निगाह निर्मम हो गई। उसने हरे वस्त्र पहने हुए आदमी को आदेश दिया, अगर ये लड़की ऐसे ही ढूंढती रही तो उसे हमारी हवेली मिल जाएगी। एक अमर राजा को तुरंत रिहा कर दो। हरे वस्त्र पहने हुए आदमी की आंखें चमक उठी। क्या आपको इस बात का डर नहीं है कि अमर राजा उसे चोट पहुंचाएगा? बड़े वजीर ने खांसते हुए लापरवाही से कहा, मेरे पास एक योजना है। युवा लड़का उसके प्रति बहुत सुरक्षात्मक था, इसलिए वो अमर राजा के रिहा होने के बाद उससे लड़ेगा। बड़े वजीर के अटकलों के आधार पर वो दोनों बुरी तरह से घायल हो जाएंगे और ये उसके लिए शिरीन पर हमला करने और गुप्त रूप से उसका अपहरण करने का सबसे अच्छा समय होगा। वो मुस्कुराया जब उसने शिरीन को देखा, जो शीशे पर थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कलाकार अपने पसंदीदा चित्र को देख रहा हो। शिरीन, हम आखिरकार फिर से मिल पाएंगे। मैं आपको दोबारा देखना चाहता हूँ और आपको खुद को और अच्छी तरह से दिखाना चाहता हूँ। शिरीन एक एक करके घरों से गुजर रही थी और वो गुप्त महल पर पहुंचने वाली थी, जो सिर्फ 3 घर दूर एक हवेली थी। बड़े वजीर की उंगलियां ठंडी हो गई, लेकिन उनकी निगाहें भावुक थी। बड़े वजीर को देखते हुए हरे रंग के वस्त्र वाले व्यक्ति की मिश्रित भावनाएं थी। बड़ा वजीर उसके भगवान का पसंदीदा व्यक्ति था और वो मौर्य कबीले के अधिपति के समान दिखता था। बड़ा वजीर बड़े मौर्य संत जी की उम्र के आसपास का था, लेकिन वो बड़े मौर्य संत जी से छोटा लगता था। वो एक आकर्षक युवक की तरह था। वो इस बात से थोड़ा परेशान था कि उसे बड़े वजीर को एक बड़े के रूप में संबोधित करने की आवश्यकता थी, क्योंकि उसे लगा कि उसे एक बच्चे से नीचे रखा गया है। शिरीन जल्द ही उनकी हवेली में आने वाली थी, इसलिए हरे रंग की पोशाक वाले आदमी ने मेज पर लगे एक बटन के ऊपर अपनी उंगली रखी। एक बार जब वो बटन दबा देगा तो भूमिगत महल का एक दरवाजा खुल जाएगा और अमर राजा आजाद हो जाएगा। अमर राजा इस जादूगर बाधा में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को आसानी से टुकड़ों में बांट सकता था। चलो छोटी लड़की, एक बार इस जगह पर कदम रखने के बाद आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा। बहुत समझदार होने की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। शिरीन, जो अभी इधर उधर देख रही थी, अचानक रुक गई थी। जब वो एक हवेली की छत पर खड़ी थी तो उसने आसपास की छानबीन की। अचानक उसने आह भरी। तारादास को चीजें दिखाई दे रही होंगी। ये कैसे संभव है कि सफेद कपड़े वाली लाशें फिर से जीवित हो रही थी? तेज बर्फ के तूफान से उनकी दृष्टि धुंधली कर दी गई होगी। आसपास की सभी हवेलियां वीरान लग रही। तो ये संभव है कि लाशें यहाँ रहती हैं? उसने अपने आप के सर पर मारा। बेवकूफ, मैं ही पागल हूँ जो यहाँ आ गई। बस इसे भूल जाओ। मुझे पहले वापस जाना चाहिए और बचने का रास्ता खोजना चाहिए। उसने छलांग लगाई और दूर टेलीपोर्ट किया। हरे वस्त्र वाला आदमी एक भी शब्द नहीं बोल सका। बड़े वजीर भी परेशान थे। दोनों ने एक दूसरे को चुपचाप देखा। क्या वो ऐसे ही चली गई? अब क्या मुझे अमर राजा को छोड़ना चाहिए? हरे वस्त्र वाले व्यक्ति ने पूछा। बड़े वजीर ने थोड़ा सर हिलाया। अब इसकी जरूरत नहीं है। जब तक वो यहाँ नहीं आती उनका महल उजागर नहीं होगा। इस प्रकार उनके लिए अमर राजा को भी रिहा करने का जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार वो उसे नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो सके थे और ये सब कुछ नष्ट कर सकता था। एक बार रिहा होने के बाद अमर राजा को रोकना मुश्किल था। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर वो खतरे में होती तो शायद वो शिरीन को बचाने में सक्षम नहीं होता। हरी वस्त्र पहने हुए आदमी ने मुंह फेर लिया। तो अब क्या? बड़े वजीर ठंडे स्वर में बोले। अमर कठपुतलियों को छोड़ना बंद करो और रुक जाओ। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? बड़े वजीर ने ठंडे स्वर में कहा। वो यहाँ से भाग नहीं सकते। नियत समय में भोजन और पानी की कमी के कारण उनकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। तब हम उन सभी को पकड़ लेंगे। इन बच्चों ने खाना बनाओ जादू हासिल नहीं किया था, इसलिए उन्हें अभी भी अपने जीवन को बनाए रखने के लिए खाने पीने की जरूरत थी। इसके अलावा वो अपने साथ बहुत सारा सूखा भोजन नहीं लाए थे, इसलिए संभवतः अगले 3 दिनों में उनके पास भोजन और पानी की कमी हो जाएगी। 10 दिनों तक बिना भोजन के यहाँ फंसे रहने की थकान के साथ उनके जीवन का भाग्य जल्दी ही हमारे हाथों में आ जाएगा। उनकी निगाह वापस शिरीन की ओर गई, जो चौक पर फिर से दिखाई दी। वो आखिरकार अपने दोस्तों और अमरीश कुमार के साथ इकट्ठा हो गई थी। उसके सभी दोस्त राहत महसूस कर रहे थे कि वो वापस आ गई। तारादास ने उससे पूछा कि क्या उसे कुछ मिला है, लेकिन शिरीन ने अपना सर हिलाया। बर्फीला तूफान बहुत तेज है, इसीलिए आपने शायद एक छाया या कुछ और देखा था। मैंने चारों ओर तलाशी ली है, लेकिन वहां से कोई और लाश नहीं दिखाई दे रही है। तारादास कुछ पूछना चाहता था, लेकिन शिरीन ने बोलना जारी रखा। हालांकि ये जगह थोड़ी सी अजीब है। मैंने कई क्षेत्रों में कुछ जादुई दर्पण देखे। मुझे लगता है कि ये भ्रम पैदा करने वाले शीशे थे, ताकि पीड़ितों को लगे कि बर्फीला तूफान बहुत तेज है। इस प्रकार मैंने दर्पणों को कुछ किया है। जादुई दर्पण? क्या किया तुमने?
सब पूछते रहे और शिरीन ने अपने होठों को घुमाया जैसे कि उसने कुछ हासिल कर लिया। चुड़ैल। बड़े वजीर के दिल की धड़कन रुक गई क्योंकि उन्हें पता था कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं दर्पणों को मिटा सकती हूँ, उसके बाद सभी बर्फीले तूफान और भ्रम दूर हो जाने चाहिए। शिरीन ने अपना हाथ उठाया और उसकी हथेली में कुछ चमक रहा था। शहर में अलग अलग दिशाओं से कई धमाकों की आवाज सुनाई दी। इसके बाद कई पीले रंग के धुएं के खंभे उठे जैसे वो मिट्टी से उठ रहे। सब आवाज थे। इसी बीच बड़े वजीर जो भूमिगत महल में छिपे हुए थे उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उन्होंने देखा कि भूमिगत महल में अधिकांश शीशे बंद होने लग गए थे। वो अब उनकी गतिविधियों पर नजर नहीं रख सकते थे। जाहिर तौर पर छोटी लड़की ने छिपे हुए शीशों पर ध्यान लगा दिया था जब वो आसपास की जांच कर रही थी। इस प्रकार उसने उनके बगल में जादुई धमाका यंत्र लगाने का फैसला किया। लानत है, वो भूल गया था कि छोटी लड़की आधुनिक दुनिया में एक पेशेवर हत्यारी थी। वो एक उत्कृष्ट सैन्य प्रतिभा भी थी और स्वयं ज्वलनशील रसायन बनाने में सक्षम थी। सैद्धांतिक रूप से जब तक वो बम बनाने के चरणों को जानती थी, प्राचीन दुनिया में इसे बनाना आसान था। हालांकि उपकरण और सामग्री के अभाव के कारण यहाँ उच्च गुणवत्ता वाले धमाकेदार यंत्र नहीं बन सकते थे। हालांकि ये एक ऐसा युग था जहाँ आध्यात्मिक शक्ति मौजूद थी, जिसका अर्थ था कि वो उच्च गुणवत्ता वाले धमाका यंत्र का उत्पादन करने के लिए हवा से विभिन्न तत्वों को एकत्र कर सकती थी। अगर वो अवधारणाओं में महारत हासिल कर लेती तो वो उच्च गुणवत्ता और शक्तिशाली सैन्य हथियारों का उत्पादन भी कर सकती थी। हरे रंग के कपड़े वाले आदमी ने मेज पर मुक्का मारा। हमने छोटी लड़की को कम करके आंका है। बड़े वजीर, क्या हम उन सभी को मारने के लिए अमर राजा को छोड़ दें? बड़े वजीर ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, नहीं, वो इस समय अमर राजा को रिहा नहीं कर सकते थे क्योंकि वो बाहर की स्थिति को निर्धारित करने में असमर्थ थे। एक बार रिहा होने के बाद वो उसे वापस कैसे बुलाएंगे? यदि अमर राजा कहीं छिप गया और उन पर हमला करना शुरू कर दिया तो उनके अधीनस्थ गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे और शायद उनकी मृत्यु भी हो सकती है। अब उनका एकमात्र उपाय यह था कि या तो सभी बाहरी लोगों को मार दिया जाए या उन्हें रिहा कर दिया जाए ताकि सब कुछ अपनी सामान्य स्थिति में लौट आए और उन्हें सभी शीशों को दोबारा से स्थापित करने का मौका मिल जाए। हालांकि इतने कम समय में उन सभी को मारना आसान नहीं था। इतने कम समय में सभी बच्चों को मारना आसान नहीं था, लेकिन अगर ये बच्चे यहीं रहते तो उनके लिए समस्या होती। विशेष रूप से वो युवा लड़का जो हमेशा हर जगह शिरीन का पीछा कर रहा होता था। वो एक कमजोर बच्चा नहीं लग रहा था और अगर उसे कभी उनका महल मिल गया तो वो लड़ाई करने आ सकता था। अगर कभी ऐसा हुआ तो दोनों पक्षों को गंभीर नुकसान होगा क्योंकि बड़े वजीर अपनी सहायता के लिए अमर राजा को रिहा करने में सक्षम नहीं होंगे। सबसे अच्छा समाधान इस समय इन बच्चों को रिहा करना ही था। सौभाग्य से किसी भी बच्चे ने अभी तक उनके असली उद्देश्यों के बारे में पता नहीं लगाया था, इसलिए उन्हें सभी सफेद कपड़े वाली लाशों को मारने देना चाहिए था और इस जगह को छोड़ देना चाहिए था। वो बाहर की सभी इमारतों को भी नष्ट कर सकते थे और यदि आवश्यक होगा तो इसे वापस बर्फ की भूमि में बदल सकते थे ताकि बच्चों को लगे कि वो फिर से मतिभ्रम का एहसास कर रहे हैं और अंततः वो जांच करना बंद कर दे। यहाँ तक कि अगर उन्हें कुछ संदेह हुआ और उन्होंने महर्षि विद्यालय को इसकी सूचना दी तो भी उन्हें यहाँ जांच दल का मार्गदर्शन करने में कुछ दिन लगेंगे। उस समय तक सभी नए शीशे फिर से लगा दिए जाएंगे और उन्हें फिर कभी ये जगह नहीं मिल पाएगी। बड़े वजीर के दिमाग में कई विचार चल रहे थे और उन्होंने कुछ विचार करने के बाद तुरंत हरे रंग के कपड़े वाले व्यक्ति को आदेश दिया, अमर कठपुतलियों को वापस बुलाने का एक तरीका खोजें और केवल 30 से 40 को बाहर छोड़ दें। हरे वस्त्र पहने वाले आदमी को उनका आदेश समझ में नहीं आया। क्यों? बड़े वजीर ने बर्फीले स्वर में कहा, क्या मुझे आपको सब कुछ समझाने की जरूरत है? हरे रंग की पोशाक वाला आदमी हैरान था। वो अभी भी सुंदर युवा वजीर से डरता था और जल्दी ही उनके आदेशों को पूरा करना चाहता था। स्थिति को संभालना आसान था जब केवल 30 से 40 अमर कठपुतलियां वहां थी क्योंकि भूमिगत महल की ओर से और लाशों को भेजना बंद कर दिया गया था। 1 घंटे बाद कोई और लाश जीवित नहीं बची थी और बर्फीला तूफान भी बंद हो गया था। आखिरी लाश के मारे जाने के बाद बादल से भरे हुए उदास आसमान में धूप छाने लगी थी। बाधा टूटने वाली है। सोमती देवी खुश हो गई। तारादास और अन्य लोगों ने भी थोड़ा राहत महसूस की क्योंकि वो पूरे दिन और रात बाधा के अंदर फंसे रहने के बाद आखिरकार सूरज को देख सकते थे। शांति कुमारी ने कहा, जादुई दर्पण इस गठन का मूल बिंदु प्रतीत होता है। दर्पण के टूटने के बाद से आसपास बहुत कम लाशें आई हैं। सभी ने सहमति में सर हिलाया। जैसे ही बर्फीला तूफान थम गया था, उन्होंने अपने परिवेश को देखा। वो अब पूरे शहर को देख सकते थे। उन्होंने देखा कि पुरानी इमारतों का हाल खराब था। उन्होंने अनुमान लगाया कि शहर कई दशकों तक ऐसे ही छोड़ दिया गया था। इस बीच जिस चौक पर वो खड़े थे वो निवासियों के लिए अपने अनाज और भोजन को सुखाने का स्थान हुआ करता था। बर्फ के नीचे पीली मिट्टी थी। झंडे का खंभा टूटा हुआ लग रहा था, लेकिन ये अजीब लग रहा था जब वो पहले तूफान में थे। हालांकि अभी सचमुच दरारों वाला एक लकड़ी का खंभा लग रहा था जब बर्फीले तूफान के रुकने के बाद उन्होंने इसे दोबारा देखा। शांति कुमारी को अभी भी संदेह था क्योंकि उसने क्षेत्र के चारों ओर देखा। दुष्ट, बेवकूफ, क्या ये शहर एक राक्षस में बदल गया था?
क्या हमें इसे नष्ट कर देना चाहिए ताकि किसी को फिर से धोखा ना दिया जाए? नहीं, गठन टूट गया है, हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए, शिरीन ने उनसे आग्रह किया। लेकिन शांति कुमारी बोलना जारी रखना चाहती थी। शिरीन ने हाथ लहराते हुए बोलना जारी रखा। गठन टूट गया है और जो कुछ बचा है वो बस कुछ टूटी हुई हथेलियां हैं, इसलिए ये किसी के लिए खतरा नहीं होना चाहिए। हमें इस जगह को छोड़ देना चाहिए और आराम करने के लिए एक गर्म जगह की तलाश करनी चाहिए। हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। मैं अब यहाँ और नहीं रहना चाहती। ठीक है, चलते हैं। फिर उसने दक्षिण पूर्व दिशा में उड़ान भरी। उन सब ने शिरीन को अपना नेता मान लिया था, इसीलिए उन्होंने जल्दी ही उसका पीछा किया। बाधा टूट जाने के बाद से हर कोई राहत महसूस कर रहा था, लेकिन केवल शिरीन मन ही मन अभी भी चिंतित थी। जब वो पहले जांच कर रही थी, उसने न केवल जादुई शीशा पाया बल्कि ये भी पाया कि एक प्राचीन और दुष्ट संरचना थी। गठन में नकारात्मक ऊर्जा शक्तिशाली थी और बर्फीला तूफान अप्राकृतिक था। ये मृत आत्माओं से आने वाली अनगिनत मात्रा में घृणा और बुरी आभा का उपयोग करके बनाई गई थी, इसीलिए बर्फ के टुकड़े और तूफान भारी मात्रा में बुरी ऊर्जा से घिरे हुए थे। इसके अलावा गठन के ऊपर जादूगर बाधा ने बुरी ऊर्जा को जगह छोड़ने से रोक दिया था। शिरीन ने हमेशा से एक बहुत अच्छी प्रवृत्ति रखी थी और उसने महसूस किया था कि कोई उन्हें देख रहा था जब वो मकानों की तलाशी कर रही थी। ये ऐसा था मानो बुरी नजरों की एक जोड़ी उसकी हर एक हरकत को देख रही हो और इससे वो बेहद असहज महसूस कर रही थी। और फिर उसने कुछ अविश्वसनीय रूप से बुरी गंध पकड़ी। हालांकि ये अभी तक उसे दिखाई नहीं दिया था, लेकिन वो जानती थी कि ये बेहद खतरनाक है और उसके समूह में से कोई भी इसे संभाल नहीं सकता है। उसने जो शीशे खोजे उसके अनुसार वो जानती थी कि इस दृश्य के पीछे का अपराधी विषैले मंत्रों के स्वामी थे। वो पागल वैज्ञानिक नमित गुप्ता के पिता भी थे। उन्हें भी वहीं कहीं होना चाहिए था, किसी ऐसी जगह पर जहां से वो उसे देख सके। वो बायोकेमिस्ट्री के दीवाने थे और कई अलग अलग युद्ध कला तकनीकों का अभ्यास भी करते थे, इसीलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वो इस युग में जैव रासायनिक आपदा का कारण बन गए थे। इसके अलावा वो पागल थे, इसीलिए उन्होंने एक अमर लाश भी जरूर तैयार कर रखी होगी जो सफेद कपड़े वाली लाश से अलग, कुछ और शक्तिशाली और उम्मीद से परे हो। शायद जिस बेहद बुरी वस्तु को उसने पहले महसूस किया था वो शायद अमर लाश ही हो। इसीलिए वो और आगे नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो दुष्ट लोग संभवतः अपनी जवाबी कार्यवाही करने के लिए अमर लाश को छोड़ सकते थे। वो यहाँ फंसना नहीं चाहती थी, इसलिए शिरीन ने जांच बंद करने का फैसला किया और आधे से अधिक इलाके में तलाशी करने के बाद उसने अपने दोस्तों के पास वापस जाने का फैसला किया। वो नहीं जानती थी कि पागल वैज्ञानिक का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। हालांकि उनकी स्थिति गंभीर थी, क्योंकि वो दिन के उजाले में उजागर हो रखे थे जबकि उनके दुश्मन अंधेरे में दुबके हुए थे। इसलिए शिरीन ने सभी शीशों को नष्ट कर दिया ताकि उनके दुश्मन हमला करते समय अधिक सतर्क रहें और राक्षस को छोड़ने का फैसला भी ना करें। इसके पीछे का अपराधी वास्तव में उसकी उपेक्षा से कहीं अधिक सतर्क और सावधान था। वो अंततः उन्हें जाने देने को तैयार था और उसने गठन में हेरफेर करना भी बंद कर दिया था। बेशक इस समय भागना हमेशा से उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता रही थी। जब बर्फीला तूफान थम गया, शिरीन ने यह भी देखा कि दक्षिण पूर्व दिशा के घरों के ऊपर बाहर का रास्ता था। वो तब तक बचे रह सकते थे जब तक कि वो उस दिशा में भागते रहते। पागल वैज्ञानिक बेहद अप्रत्याशित था, इसलिए शिरीन को उस पागल वैज्ञानिक के विचार बदलने से पहले अपने दोस्तों के साथ बाहर भागने की जरूरत थी, क्योंकि उसने गठन को पहचान लिया था। इसलिए उसे गठन के मूल को खोजने में सक्षम होना चाहिए था। झंडे का खंभा, वो खंभा गठन का मूल था और खंभा नष्ट होने के बाद जादुई बाधा गायब हो जाएगी। हालांकि वो केवल जादुई बाधा को ही नहीं तोड़ने वाले थे, बल्कि दुनिया पर प्रलय भी ला सकते थे, क्योंकि बाधा ने न केवल मनुष्यों को फंसाया बल्कि सफेद दाढ़ी वाली लाश को भी बंदी बनाकर रखा था। एक बार बाधा टूट जाने के बाद सभी छुपी हुई लाशें बाहर निकल जाएंगी और ये दुनिया के लिए एक तबाही होगी। इसलिए अभी वो केवल यही कर सकती थी कि वो सब कुछ छोड़कर भाग जाए, और वो सभी उसके पीछे पीछे उड़ गए। शिरीन ने राहत महसूस की, क्योंकि उसने आखिरकार बाहर निकलने के रास्ते को देखा। हालांकि उसने अचानक आकाश में कर्कश ध्वनि सुनी और देखा उसके सर के ऊपर बिजली चमक रही है। पलक झपकते ही भूकंप आ गया। हर कोई चौंक गया। उनमें से कुछ ने रुककर पीछे की ओर मुड़कर देखा। शांति देवी चिल्लाई, देखो, झंडे पर बिजली आ गिरी है। झंडे का खंभा क्षेत्र की सबसे ऊंची वस्तु थी और हर कोई उसे देख सकता था। इस प्रकार वो अपनी स्थिति देख सकते थे कि झंडे का खंभा बिजली की चपेट में आ गया था। उन्होंने देखा कि बिजली की सुनहरी किरण एक जोरदार विस्फोट के साथ झंडे से टकराई। शिरीन को यह अच्छा नहीं लग रहा था और वो चिल्लाई, इसके बारे में चिंता मत करो, अभी बस यहाँ से भागो, जल्दी करो। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, पूरा मैदान जोर जोर से कांपने लगा, मानो 8 की तीव्रता वाला भूकंप आ रहा हो। जमीन फटने लगी। हर कोई हैरान था, क्योंकि उन्होंने ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। ध्रुव सिंह ने अपना संतुलन खो दिया और तेजी से उस खाई में वो फिसल रहा था जहां से जमीन टूट गई थी, क्योंकि वो घायल और कमजोर हो रखा था। गड्ढा काफी गहरा और अंधेरा था और ध्रुव सिंह हैरान हो गया जब उसने खुद को अथाह गड्ढे में फिसलते हुए देखा।
इससे पहले कि वो कुछ प्रतिक्रिया करता, उसका पूरा शरीर हवा में तैर रहा था। अथाह गड्ढे में गिरने से ठीक पहले किसी ने उसे पकड़ लिया था और उसे सुरक्षित बाहर ले जा रहा था। ध्रुव सिंह की दृष्टि धुंधली थी और जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो अगली बात जो उसे याद थी वो ये थी कि उसे एक छोटी सी पहाड़ी पर लाया गया था। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कोई इसके लिए तैयार नहीं था। ध्रुव सिंह का दिल उसके शरीर से लगभग बाहर उछल पड़ा था जब उसने आखिरकार अपने उद्धारकर्ता को देखा। ये कोई और नहीं बल्कि शिरीन ही थी। उसने अपनी टेलीपोर्टेशन क्षमता का उपयोग कर उसे बचाया था। उसने न केवल उसे बचाया था बल्कि शांति देवी को भी बचाया था जो उसके साथ उस गड्ढे में गिर गई थी। दूसरी ओर तारादास ने सोमती देवी को पकड़ लिया था जिसकी हमेशा से धीमी प्रतिक्रिया रही थी, जबकि कलावती देवी ने अपनी छोटी बहन को एक हाथ में पकड़ रखा था। शिरीन ने उन दोनों को जमीन पर रखने से पहले उस क्षेत्र को जल्दी से जांच लिया। ये अच्छी बात थी कि सभी सुरक्षित थे और छोटी पहाड़ी पर पहुंच गए थे। वो आखिरकार चैन की सांस ले सकती थी। हालांकि जैसे ही वो राहत महसूस करने लगी वो अचानक घबरा गई। अमरीश कुमार कहाँ है? अमरीश कुमार हर वक्त महर्षि विद्यालय के बाहर हर जगह उसका पीछा करता रहता था। जब वो सोते थे उस समय को छोड़कर उसने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा था। इसके अलावा वो हमेशा खुद को बचाने में कामयाब रहा था, चाहे स्थिति कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो। इसलिए जब भी वो खतरे में होता था शिरीन हमेशा उसके बारे में भूल जाती थी क्योंकि वो जानती थी कि वो बच जाएगा। शायद वो उससे भी तेजी से भाग निकले, वो ऐसा था। लेकिन क्या वो उसे ढूंढ पाएगी? क्या वो अंदर फंस गया है? जाहिर है कठिन रह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे भूकंप ने पहाड़ों को ढहा दिया हो। बर्फीले धुएं का एक विशाल ढेर जमीन से उठ रहा था और उस धुएं ने पूरे आकाश को ढक दिया था। अगर वो अंदर फंसा होगा तो वो शायद अब तक मर गया होगा। शिरीन ने पहाड़ी से छलांग लगा दी क्योंकि वो उसे ढूंढने जाना चाहती थी। वो बहुत तेज थी और तारादास उसे रोक नहीं पाया था। कोई उसके उस इलाके में कूदने से ठीक पहले बाहर निकल आया और समय पर खुद को रोकने में असमर्थ होने के कारण शिरीन उस बंदे की बाहों में गिर गई। वो व्यक्ति बिजली की तेजी से आगे बढ़ा और जैसे ही उसने अपने साथ उसे खींचा वो खतरनाक गति से उड़ गई। शिरीन को राहत मिली क्योंकि वो जानती थी कि अमरीश कुमार है। भगवान का शुक्र है कि वो भागने में सफल रहा। उसके बाहर निकलने के ठीक बाद क्षेत्र ढह गया। दूसरे शब्दों में वो पूरी जादुई बाधा ढह गई थी। पीछे की जोरदार आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ग्रह फटने वाला हो। उनमें से किसी के पास पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं था क्योंकि वो अपने उड़न हवा जादू की मदद के साथ जल्दी से पहाड़ की दिशा में उड़ रहे थे। वो तब तक उड़ते रहे जब तक कि वो लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर नहीं आ गए हों। कुछ मिनटों तक उड़ने के बाद वो एक बहुत ऊंची चट्टान की चोटी पर पहुंचे। अब वो आखिरकार राहत की सांस ले सकते थे और भूकंप के बाद के परिणामों को देखने के लिए वो सबसे अच्छी जगह थे। जिस स्थान पर वो खड़े थे वो उनके सब कुछ देखने के लिए सबसे अच्छी जगह थी। वो आसानी से देख सकते थे कि परित्यक्त शहर बर्फ के नीचे दब गया था और पूरा मैदान ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ का समुद्र लगातार छींटे मार रहा हो। वो भूमि का शहर से आने वाली कई कोमल गर्जनाओं को सुन सकते थे और उनकी आंखों के सामने पूरी ऊर्जा की एक किरण चमकती हुई देखी जा सकती थी। वो ऐसा था जैसे कोई सोया हुआ राक्षस अपनी शीत निद्रा से जाग गया हो। हे भगवान, वो क्रूर राक्षस गुस्सा हो गया होगा। शिरीन ने अपनी मुट्ठी जकड़ ली। ये अजीब सी बिजली कहां से आई थी? जब वो ये सोच रही थी सोमती देवी अचानक चिल्लाई, बादलों को देखो। आसमान की तरफ देखते ही हर कोई दंग रह गया। आसमान के ऊपर बादलों के बीच एक चांदी रंग का अजगर उड़ रहा था और एक युवती शाही पोशाक पहने हुई थी और वो अजगर की पीठ पर सवार थी। युवती ने रेशम कढ़ाई से सजी चांदनी रंग की पोशाक पहन रखी थी। पोशाक कई परतों से बनी थी, इसलिए ये ऐसे फड़फड़ा रहा था जैसे हवा में परत दर परत कमल खिल रहे हो। जब शिरीन और उसके दोस्तों ने करीब से देखा तो उन्होंने देखा कि दो कपड़े उसके चारों ओर नाच रहे हैं जैसे कि दो सांप उसके शरीर के चारों ओर घूम रहे हों। उसके बाल कौवे के पंख की तरह काले थे और ये उसके सर के पीछे लहरा रहे थे क्योंकि ये आंशिक रूप से उसके कंधे पर पड़े थे। वो उसका रूप स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते थे क्योंकि वो अजगर उनसे काफी दूर था, लेकिन उन्होंने उसे बेहद सुंदर और ठंडे स्वभाव का पाया। उसका एक हाथ खुद को स्थिर करने के तरीके के रूप में अजगर के सींगों को पकड़े हुए था, जबकि दूसरा हाथ जादू करने की कोशिश कर रहा था। एक सुनहरी बिजली अचानक उसकी उंगलियों के बीच में से निकली और नीचे भूमिगत हो चुके शहर के ऊपर गिरी। बिजली ने फिर से शहर पर वार किया। ये बाधा की ओर बढ़ रहा था, इसलिए बर्फ जमीन से ऊपर उड़ गई और भूमिगत शहर की तरफ से आने वाली गर्जना तेज हो गई। शिरीन आखिरकार समझ गई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जादुई बाधा ढह गई थी और खंबा बिजली की चपेट में आ गया था। ये किसी प्राकृतिक आपदा के कारण नहीं बल्कि महिला की ओर से आ रहे शातिर हमलों के कारण था। भले ही शिरीन की युद्धकला तकनीक महाद्वीप में सबसे अच्छी नहीं थी, लेकिन वो जानती थी कि वो महिला एक साधारण व्यक्ति नहीं थी क्योंकि शिरीन की आंखें बहुत तेज थी। उसने कम से कम 9 स्तर की आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर ली होगी और उसकी शक्ति का तत्व एक अद्वितीय तत्व था, बिजली।
वो कौन थी? शिरीन महाद्वीप के लगभग सभी विशेषज्ञों को जानती थी और उसने जो जानकारी एकत्र की थी उसके आधार पर संत सुमित्रा देवी महाद्वीप की सबसे शक्तिशाली महिला थी। हालांकि वो एक जल तत्व व्यवसायी थी। उसके बाद महल मालिक की महिला नौकरानियां आती हैं जिनके पास उच्च स्तर की आध्यात्मिक शक्तियां हैं। हालांकि वो बहुत कम बार देखी गई हैं और शायद ही लड़ाई में शामिल होती हैं, इसलिए ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जो उनके बारे में जानते थे या उनकी वास्तविक शक्तियां क्या थी। बेशक अजगर पर सवार महिला संत सुमित्रा देवी नहीं थी, लेकिन वो कौन थी? क्या वो महल मालिक की महिला नौकरों में से एक थी? असल में तो वो नौकर नहीं बल्कि राजकुमारी लग रही थी। जाहिर है महिला ने उन आठों को जादूगर बाधा से भागते हुए भी देखा था। हालांकि उसने उनकी एक झलक लेने के बाद उनकी उपस्थिति की उपेक्षा की और बिजली के कई झटके देना जारी रखा। बिजली गिरने से हुए विस्फोट से जमीन जोर जोर से हिल रही थी। शिरीन को अचानक कुछ अजीब सा लगा। उसके पास सुनने की एक अद्भुत भावना थी और ऐसा लग रहा था कि उसने भूमिगत शहर से आती कुछ अराजक आवाजों को सुना था। अनगिनत लाशें बाहर निकलने के लिए, कोई रास्ता निकालने के लिए संघर्ष कर रही थी। महिला द्वारा छोड़ी गई बिजली राक्षसों को मारने के लिए नहीं थी बल्कि उन जंजीरों को तोड़ने के लिए थी जो उन्हें बांधने के लिए इस्तेमाल की गई थी। बिजली के झटके राक्षसों को मारने के लिए नहीं बल्कि उनको रिहा करने के लिए थे। ये सब रोक दो, तारादास चिल्लाया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि वो चट्टान और बादलों को भी भेज सकती थी। दरअसल महिला ने उसकी आवाज सुनी थी। उसने ठंडी दृष्टि से तारादास को देखा और उसकी उंगलियां रुक गई। उसकी निगाहों से ऐसा लग रहा था जैसे कोई देवता आसमान से नीचे जमीन पर कुछ छोटी छोटी चींटियों को देख रहा हो। बकवास। आसमान में एक भयंकर आवाज गूंज उठी और सब सहम गए। महिला के पीछे बादलों के करीब 7 फुट लंबा एक विशालकाय आदमी दिखाई दिया। वो आदमी एक स्वर्ण शेर पर सवार था। उसने सोने का कवच पहना हुआ था और उसकी ताम्र और मांसल भुजाएं उजागर हो रखी थी। वो विशालकाय था और उसका रूप काफी डरावना था क्योंकि वो अपने चेहरे पर एक भयंकर अभिव्यक्ति के साथ एक चमकती हुई स्वर्ग तलवार अपने हाथ में लिए हुए था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो बच्चे? मेरी रानी पर चिल्लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तारादास के सामने आने पर उस आदमी ने तुरंत उसे डांटना शुरू कर दिया। उसकी आवाज फिल्मों में दिखाए जाने वाले भालू की तरह तेज थी। जाहिर है वो महिला का संरक्षक था। वो शायद तारादास को सबक सिखाना चाहता था क्योंकि उसने उसे डांटना खत्म करने से पहले ही तारादास पर स्वर्ग तलवार से निकलती रोशनी से हमला कर दिया था। तारादास की तरफ एक सुनहरी किरण आ रही थी। तारादास चौंक गया क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका प्रतिद्वंदी तुरंत उस पर हमला कर देगा। उसके पास किसी योजना के बारे में सोचने के लिए पर्याप्त समय नहीं था, इसीलिए उसने तुरंत प्रतिक्रिया की और अपनी रक्षा के लिए अपनी सोने की ढाल निकाल ली। इसी बीच उसके साथियों ने भी हमले का मुकाबला करने की कोशिश की। सोमती देवी ने तारादास की रक्षा के लिए एक जल बाधा बनाई, जबकि शांति कुमारी और जुड़वा बहनों ने भी क्रमशः अपने संरक्षण कौशल का प्रदर्शन किया। वो विशालकाय आदमी पराक्रमी था क्योंकि शिरीन ने भी उसे केवल अपने हवा चाकू हमले से उसे एक संक्षिप्त क्षण के लिए रोक पाने में कामयाबी पाई थी। हालांकि उसने तुरंत सोमती देवी की जल बाधा को नष्ट कर दिया और शांति कुमारी की लकड़ी की बाधा को भी उड़ा दिया। पलक झपकते ही उस आदमी द्वारा प्रक्षेपित की गई सुनहरी किरण ने उन तीनों ढालों को आसानी से नष्ट कर दिया। तारादास अपनी सुनहरी ढाल का उपयोग करके केवल कुछ सेकंड के लिए ही किरण का सामना करने में सफल रहा। तारादास की सुनहरी ढाल अचानक टूट गई थी और उस आदमी ने जुड़वा बहनों पर लगातार हमले किए। उन दोनों ने अपना बचाव करने की पूरी कोशिश की और मुश्किल से हमले का सामना कर पाई। विशाल आदमी को आश्चर्य हुआ कि ये बच्चे उसकी सुनहरी किरणों का सामना कर पा रहे थे और उसकी आंखें व्यापक रूप से खुल गई। वाह, तुमने मुझे चौंका दिया। यहाँ आओ। उसने हाथ उठाया और वो दूसरा हमला करने ही वाला था। हालांकि उसे अचानक अपनी पीठ पर कुछ ठंडा महसूस हुआ और उसने महसूस किया कि उसकी गर्दन पर कुछ रखा गया है। हमले रोको राक्षस। आवाज साफ थी लेकिन इतनी ठंडी थी कि वो आदमी डर गया। वो हैरान था, किसी ने पीछे से चुपके से उस पर हमला कर दिया। अवचेतन रूप से उसने पीछे देखने के लिए अपना सर घुमाया। उसके पीछे एक युवती खड़ी थी। महिला की उम्र तकरीबन 16 से 17 साल थी और उसने एक साधारण काले रंग की पोशाक पहन रखी थी। उसकी त्वचा जेड की तरह गोरी थी और उसका रूप बहुत सुंदर था। उसकी आंखें साफ और गोल थी जो उसे अद्वितीय बनाती थी। युवती शुरू में अन्य बच्चों के साथ चट्टान पर खड़ी थी। हालांकि वो पलक झपकते ही उसके पीछे पहुंच गई। उसकी गर्दन के पास एक ठंडा चाकू रख दिया गया था और चाकू की नोक ने विशाल आदमी की सुनहरी त्वचा के रोंगटे खड़े कर दिए थे। विशाल आदमी जानता था कि यह सामान्य चाकू नहीं था क्योंकि उसने इस हद तक अभ्यास किया था कि कोई भी हथियार उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता था। हालांकि वो अपनी गर्दन पर रखे गए चाकू के तीखेपन के साथ साथ उस युवती से आने वाली आभा को भी महसूस कर सकता था। वो मुख्य रूप से इस बात से चिंतित था कि युवती उसके पीछे कैसे आ गई। वो बहुत डरावनी थी। तुम कौन हो? विशाल आदमी हैरान और गुस्से से पागल हो रखा था क्योंकि शायद ये पहली बार था जब उसे किसी ने धमकी दी थी। वो बस एक जवाबी हमला करना चाहता था क्योंकि वो बेहद गुस्से में था। हालांकि जैसे ही वो अपनी जवाबी कार्यवाही करने वाला था उसने पाया कि
उसकी कलाई किसी चीज से बधी हुई थी। अचानक स्वर्ग तलवार उसके हाथ से गिर गई। वो व्यक्ति चौंक गया। उसे नहीं पता था कि उसे कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। उसने मुड़कर देखा तो एक लड़का उसकी सवारी के सर पर बैठा हुआ था। लड़के ने हल्के नीले रंग की पोशाक पहन रखी थी। उसका रूप बहुत सुंदर था और उसका शरीर एक सुंदर चित्र की तरह था। लड़का उसकी स्वर्ग तलवार को पकड़े हुए था और खुशी से मुस्कुरा रहा था। बड़ी मियाँ, आप तो जानते ही होंगे कि नखरे करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। उसने स्वर्ग तलवार पर अपनी उंगलियां फड़फड़ाई। क्या आप हमेशा इसका इस्तेमाल बच्चों को चोट पहुंचाने के लिए करते हैं? उसकी उंगलियां जेड की तरह गोरी थी और कुछ नाजुक लग रही थी। हैरानी की बात यह थी कि वो बच्चा स्वर्ग तलवार को धीरे से हिलाकर ही लगभग 2 हिस्सों में तोड़ने में सफल हो गया था। विशाल आदमी की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। स्वर्ग तलवार बेहद मजबूत थी और एक पहाड़ के उसके ऊपर गिरने के बाद भी वो टूटेगी इस पर संदेह था, लेकिन उस बच्चे ने उसे सिर्फ एक झटके में धनुष की तरह झुका दिया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस तरह की युद्ध कला तकनीक मानवों में मौजूद है। ये लड़का बहुत छोटा लग रहा था। उसने उसकी स्वर्ग तलवार को चुराने के लिए एक बहुत ही खास कौशल का इस्तेमाल किया था और उसके द्वारा की गई हरकत और हमला एकदम सटीक था। यही एकमात्र कारण था कि वो विशाल आदमी धोखा खा गया। वो असहाय था क्योंकि उसने अपना हथियार खो दिया था और उसकी गर्दन पर एक चाकू रखा हुआ था। शिरीन हैरान थी कि अमरीश कुमार उसकी गति से मेल खाने में कामयाब रहा। जैसे ही वो कुछ कहने वाली थी, अमरीश कुमार दौड़ कर आया और उसने स्वर्ग तलवार को दूर फेंक दिया। जब शिरीन अभी भी अचेत अवस्था में थी, अमरीश कुमार जल्दी से उसे उठाकर ले गया और उड़ गया। एक कपड़ा उनके पैरों से रगड़ा गया और स्वर्ग तलवार के चारों ओर कुंडलित हो गया। अजगर पर सवार महिला ने आखिरकार उन पर हमला कर दिया। वो तेज और सटीक थी और वो कपड़ा एक जहरीले सांप से भी ज्यादा जहरीला था, क्योंकि जब शिरीन की पीठ महिला के संपर्क में थी तो वो शिरीन की ओर उड़ रही थी। अगर अमरीश कुमार उसे बचाने में कामयाब नहीं होता तो कपड़ा सफलतापूर्वक शिरीन के गले में लिपट जाता। अमरीश कुमार के स्वर्ग तलवार को दूर फेंकने का कारण ये था कि वो कपड़े की गति को थोड़ा धीमा करने में मदद करेगी, जिससे उसे शिरीन के साथ भागने का कुछ समय मिल जाएगा। अमरीश कुमार ने बीच हवा में सीटी बजाई और अचानक बादलों में से एक गाड़ी दिखाई दी। अमरीश कुमार और शिरीन ने गाड़ी में छलांग लगाई और एक मोटे लेकिन नरम कालीन पर वो लुढ़क गए। शिरीन अमरीश कुमार की बाहों में लेटी हुई थी। गाड़ी के अंदर चारों ओर एक अच्छी खुशबू थी। गंध जानी पहचानी थी, लेकिन साथ ही अजीब भी। शिरीन को दिल में जकड़न महसूस हुई और वो जल्दी से उठी और अमरीश कुमार को देखा जो उसके पास लेटा हुआ था। तुम? ये नन्हा बच्चा अजीब था। वो उससे भी तेज प्रतिक्रिया कर सकता था। हालांकि उसकी युद्ध कला तकनीक उससे भी बदतर हो सकती है, लेकिन वो चीजों की पहचान करने में बहुत अच्छा था। यहाँ तक कि 10 स्तर की आध्यात्मिक शक्ति वाले लोग भी ऐसा सही निर्णय नहीं कर सकते हैं। बेशक उसकी गंध फिर से बदल गई थी और जब वो उसके करीब थी तो उसे घबराहट महसूस हुई। चीजों के पलटने के अपने पिछले अनुभव के कारण शिरीन ने उस पर संदेह नहीं किया, लेकिन उसने ईमानदारी से महसूस किया कि छोटा लड़का उतना सरल नहीं था जितना वो दिखता था। अमरीश कुमार पीला दिख रहा था और वो अजीब तरह से मुस्कुराया, क्योंकि वो एक निर्धारित स्थिति में था। मैं बहुत थक गया हूँ। मैंने अपनी आखिरी बची ऊर्जा भी खर्च कर दी है। उसने अपना एक हाथ उसकी ओर बढ़ाया। शिरीन, तुम थोड़ी भारी हो। मेरी छाती में दर्द हो रहा है। चलो उठने में मेरी मदद करो। शिरीन हैरान थी। शिरीन ने अमरीश कुमार की ओर इशारा करते हुए उसकी जेड जैसी उंगलियों को देखा। तो क्या अभी हमारे लिए शारीरिक संपर्क करना गलत नहीं है? अमरीश कुमार ने अपना हाथ वापस नहीं लिया, लेकिन उसे दयनीय रूप से देखा। ये एक महत्वपूर्ण क्षण है, इसलिए मुझे लगता है कि इसे कभी कभार आजमाने में कोई बुराई नहीं होगी। शिरीन ने असभ्य होने का नाटक किया और पलट गई। मुझे लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण क्षण नहीं है। इस व्यक्ति का माध्यमिक व्यक्तित्व स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वापस आ गया था और उसे ऐसा प्यारा बनने का अभिनय करना पसंद था। शिरीन उसकी आदतों की आदी थी, इसलिए वो उसकी ज्यादा परवाह नहीं करती थी। उसके पास इस समय अमरीश कुमार के साथ बेवकूफी भरी बातें करने का समय नहीं था। उसने पर्दे खोले और गाड़ी के बाहर देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि वो गाड़ी थी जिसका उपयोग उसने पहली बार यहाँ आने पर किया था, और शेर भी वही उड़ता हुआ शेर था। ऐसा लग रहा था कि अमरीश कुमार अच्छी तरह से तैयारी करके आया था, क्योंकि उसने शेर को चुपचाप बादलों में छिपने के लिए कहा था जब वो गाड़ी से कूद गई थी, अन्यथा ये उन्हें कभी बचा ही नहीं पाता। शिरीन ने और दूर देखा और महसूस किया कि अजगर पर सवार महिला उनका पीछा नहीं कर रही थी। उसने स्वर्ग तलवार दोबारा उसे विशाल आदमी की ओर फेंक दी और कहा, मैं तुम्हें अपने साथ क्यों रखूं अगर तुम उन बच्चों को भी हरा नहीं सकते? विशाल आदमी का चेहरा लाल हो गया और जब उसने स्वर्ग तलवार वापस पकड़ाई और कहा, मुझे बहुत खेद है महामहिम। उसने स्वर्ग तलवार को हिलाया और उसकी क्रूर आंखें उस दिशा में देख रही थी जहां से शिरीन भाग गई थी। जैसे ही वो उनका पीछा करने वाला था, युवती ने बोलना जारी रखा, उन्हें भूल जाओ, वो सिर्फ भोले बच्चों का एक झुंड है। हमें उन्हें मारने के लिए समय बर्बाद करने के बजाय अपने महत्वपूर्ण काम को जारी रखना चाहिए। जैसे ही युवती ने शिरीन का सर गाड़ी से बाहर निकलते हुए देखा, उसने अपनी ठुड्डी को ऊपर उठाया। छोटी लड़की, मैं इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लूंगा, लेकिन आपको जल्द ही यहाँ से चले जाना चाहिए। राक्षस को मारने से मुझे मत रोको। हालांकि महिला की आवाज साफ थी, लेकिन ऐसा लग रहा था वो एक उच्च पद की व्यक्ति है जो एक बहुत ही भोले व्यक्ति को माफ करने की कोशिश कर रही है। शिरीन ने उसे तुरंत बाधित करते हुए कहा,
मुझे नहीं पता कि तुम किस तरह की परी हो, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता सकती हूँ कि वहाँ अनगिनत लाशें हैं। अगर आप जादूगर बाधा को तोड़ती हैं तो आप उन्हें आजाद कर देंगी। क्या आपको लगता है कि आप उन सभी को अपने आप मार सकती हैं? युवती दंग रह गई। क्या अनगिनत लाशें? इससे पहले कि वो बोलना समाप्त कर पाती, बर्फीली जमीन ऐसी लग रही थी कि मानो ये उबलता हुआ खाने का बर्तन हो, क्योंकि बर्फीली जमीन हिल रही थी और अनगिनत लाशें जमीन से नीचे निकलने की कोशिश कर रही थी। लानत है, शिरीन ने शाप दिया और गाड़ी को नीचे की ओर निर्देशित किया। सफेद कपड़े वाली लाशें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी और वो संख्या में बहुत सारी थी। पलक झपकते ही उन्होंने घाटी को घेर लिया और एक खास दिशा में आगे बढ़ रही थी। मानव गंध आमतौर पर इस प्रकार की लाश को उग्र बनाती है और वो अभी भी उसके दोस्तों को सूंघ सकते थे, भले ही वो घाटी से 7 से 8 किलोमीटर दूर खड़े थे। वो एक दूसरे को धक्का देने लगे जैसे ही वो छोटी पहाड़ी की ओर दौड़े। हजारों लाशें थी और भगवान भी शिरीन के दोस्तों की मदद नहीं कर सकते थे। सौभाग्य से शिरीन काफी तेज थी और उसने तारादास के सामने गाड़ी रोक दी और लाश के समूह के ऊपर आने से पहले अपने दोस्तों को चट्टान से उठा लिया। जल्दी करो, गाड़ी पे चढ़ो। तारादास और बाकी लोग जल्दी से गाड़ी पर सवार हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि ये लाशें वास्तव में शक्तिशाली हैं। सफेद कपड़े वाली लाश बहुत तेज थी, क्योंकि उनमें से कुछ तो मिनटों में ही चट्टान पर पहुंच गई थी। शेर ने अपने पंखों को लहराने की पूरी कोशिश की और लाश की चट्टान पर आने से ठीक पहले हवा में उड़ गया। लाश नीचे से गुस्से में दहाड़ रही थी। गाड़ी बहुत विशाल थी, हालांकि ये अभी छोटी लग रही थी जब वो आठवें एक साथ अंदर सिकुड़ कर बैठे हुए थे। सभी के शरीर आपस में चिपके हुए थे। खास बात यह थी कि गाड़ी में भार ज्यादा हो गया था। उड़ते हुए शेर ने गाड़ी को हिलाने की बहुत कोशिश की, जिससे वो जोर जोर से कांपने लगी, मानो वो जल्द ही आसमान से गिरने वाली। जाहिर है तारादास और उसके दोस्तों को उम्मीद नहीं थी कि इतनी सारी लाशें वहां से बाहर निकल आएंगी। घाटी में बिखरी हुई लाश को देखते हुए वो सभी डरे हुए थे और पीले पड़ गए थे। लाशों ने पूरी चट्टान और घाटी को घेर लिया था, क्योंकि वो इधर उधर लक्ष्यहीन रूप से घूमने लग गई थी, क्योंकि उन्होंने अपना लक्ष्य खो दिया था। हर कोई डर गया था, क्योंकि प्रत्येक लाश बेहद क्रूर थी और उनकी युद्ध कला तकनीक भी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। इसके अलावा लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर एक घनी आबादी वाला क्षेत्र। लाशों को उनकी गति के आधार पर उस क्षेत्र में पहुंचने में 1 घंटे से भी कम समय लगेगा। हे भगवान, अब आगे क्या होगा? ऐसा लग रहा था कि हर कोई एक ही बात को सोच रहा है। हालांकि वो सभी लाशों को मारने में अच्छे थे, लेकिन वास्तव में वहाँ बहुत सारी लाशें थी और मनुष्य और लाशों के बीच का अनुपात बहुत ही ज्यादा था। इसके अलावा सभी लाशें अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ रही थी। वो लोग बहुत थोड़े थे और वो कुछ लाशों को मारकर कोई फर्क नहीं ला पाएंगे। वो आठों खुद को रोक नहीं सके और इन लाशों को आजाद करने वाले अपराधियों को आसमान में देखा। जाहिर तौर पर अजगर पर सवार युवती भी दंग रह गई, क्योंकि उसे लगा कि केवल एक क्रूर राक्षस भूमिगत शहर में छिपा हुआ था, लेकिन वास्तव में वहाँ लाशों की पूरी एक सेना की बहुत बड़ी टुकड़ी थी। उसने लाश पर कई हमले किए और प्रत्येक बिजली कम से कम एक लाश को मारने में सक्षम थी। लाश को जलाने के लिए अजगर ने गुस्से में अपने मुंह से आग फूंकनी शुरू कर दी। आग की लपटों से लाश के कपड़े भले ही जल गए हो, लेकिन फिर भी वो जिंदा थी। हालांकि उनके शरीर जल चुके थे और कोयले की तरह काले हो गए थे, वो अभी अच्छी स्थिति में थे। युवती अनगिनत नग्न लाशों को अपनी ओर दौड़ कर आता हुआ देख सकती थी। लगभग सभी लाशें पुरुषों की थी और वो शायद अपने शरीर के अंदर डाली गई दवाओं से प्रभावित थे, क्योंकि उनके मुंह के क्षेत्र को देखकर लग रहा था कि उनके दांत एक आम इंसान से काफी बड़े हैं। इस प्रकार उसने अनगिनत बाघ जैसी दांत वाली लाशों को अपने सामने घूमते हुए देखा और उनमें से अधिकांश के तो सींग भी थे। भगवान, क्या अनोखा दृश्य है। महिला का चेहरा काला पड़ गया और वो अपने विशाल नौकर पर चिल्लाई, इन्हें रोको। विशाल आदमी ने उसके आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की। बेशक गाड़ी में सवार सभी लोगों ने यह दृश्य देखा। तारादास ने जल्दी से सोमती देवी की आंखों को ढक दिया, ताकि वो डरावने दृश्य को देखकर डर ना जाए। कलावती देवी ने धीरे से शाप दिया और जल्दी से अपनी बहन की आंखों को भी ढक लिया। हालांकि किसी ने भी शांति कुमारी की आंखें बंद करने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि वो कुछ बचकानी सी थी। वो नग्न लाश को देखकर काफी उत्तेजित हो गई और कहा, अब मुझे पता चल गया कि पुरुषों का शरीर कैसा दिखता है। ये कितना स्थूल है। उसके शब्दों ने गाड़ी में बैठे सभी पुरुषों की चकाचौंध को आकर्षित किया। शिरीन की आंखें भी किसी के आस्तीन द्वारा ढक दी गई थी और उसने अमरीश कुमार को उसके कान में फुसफुसाते हुए सुना, ये भयानक है, झांकना मत। शिरीन हैरान थी, वो क्यों झांकना चाहेगी? उसने आधुनिक दुनिया में काफी कुछ देखा था। उसकी बाह की हल्की सुगंध ने उसे परेशान कर दिया, इसलिए उसने अमरीश कुमार के आस्तीन को दूर धकेल दिया। उसने महसूस किया कि पर्दे नीचे कर दिए गए थे और वो गाड़ी से बाहर कुछ भी देख नहीं सकते थे।